हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने बात की अबाउट एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी के जो 11th क्लास की टेक्स्ट बुक है उसका हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व किया है। और आज के वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के वीडियो में हमने वेन डायग्राम को जानना है, यूनियन ऑफ सेट को जानना है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट को जानना है। ठीक है, तो एक बार आपको अपनी जर्नी बता दूं मैं। सबसे पहले हमने बात की सेट के बारे में, ठीक है। फिर इसके नेम यानी कि नामकरण कैसे करते हैं, फिर वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। कौन कौन से सेट होते हैं, एम्प्टी सेट होते हैं। फिर आपका सिंगलटन सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया, इसी के अंदर कार्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट वाले में हमने देखा सबसेट्स क्या होते हैं। उसमें जो है रियल नंबर के सबसेट देखे, इंटरवल क्या होता है वो चीज़ देखी, ठीक है। और आज के वीडियो लेक्चर में अब हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम्स, ठीक है। और इसी के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन भी देखेंगे। तो चलिए, वेन डायग्राम का क्या मतलब है। सिंपल सा मीनिंग है कि हम सेट को जो है अब विजुअलाइज करना सीखेंगे, ठीक है। तो यूजुअली हमें ये भी पता चल गया है कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी कि आपका जितने भी सेट्स होते हैं उन सब का जो सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब हमने वेन डायग्राम से थोड़ा सा सेट को विजुअलाइज करना है। इससे हम जो है सेट के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको अच्छे से जानेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपका एक एक्स सेट है, ओके। इसके अंदर 1 2 10, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या करती हूँ मैं, अब एक इसका सबसेट बनाती हूँ। मान लीजिए उसका नाम है कैपिटल ए और इसके अंदर इवन नंबर्स हैं इस सेट में से, यानी कि 2 4 6 8 10। फिर मैं एक दूसरा सेट बनाती हूँ बी, जिसके अंदर ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे जो है ए आपका क्या है, ए इज सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ए और बी का ये सुपर सेट है और यही हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को जो है डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये जो बड़ा वाला मैंने रेक्टेंगल बनाया है, यूजुअली जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसको यूजुअली हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट एक्स, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है। अब उसके अंदर ये है जैसे कि 2 4 6 8। अब कैसे भी अरेंज करूँ, क्योंकि हमें तो पता है नहीं कि इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो मान लीजिए कहीं पे 2 4 6 8, तो ये आपका क्या हो गया, सेट ए हो गया। दिस इज़ योर सेट ए। अभी मान लीजिए यहाँ पे कहीं है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये बाकी जो बचा हुआ ये सेट ए हो गया, ये जो बाकी बचा हुआ सेट हो गया ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेट बी, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर सेट बी, ओके, जो बचा हुआ है। तो इस तरह से हम सेट को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम डायग्राम के थ्रू समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये टोटल एक्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी इसमें 10 भी आएगा ना, एक 10 एलिमेंट है। और ये जो ए है ये इसके अंदर का एक सबसेट है और बाकी बचा हुआ ये भी इसका क्या है, हिस्सा है। और इन दोनों को मिलाकर ये एक्स बन रहा है। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है। हम जो है तो यहाँ पे एक सी भी हम बना सकते हैं 1,3, ठीक है। ये सी सेट हो गया। अब जो सी है ये किसका सबसेट है, ये बी का सबसेट है, प्लस ये एक्स का भी सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका सी हो गया ये हो गया आपका बी का सबसेट और बी इन टर्न किसका सबसेट है, एक्स का है। इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर आप एक सेट लेते हो रियल का, ठीक है, तो ये पूरा आप इसको रियल से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर हमें पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो क्या है, आर का सबसेट है,
तो इसके अंदर जैसे ये R हो गया, तो इसके अंदर कुछ रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं। तो मान लीजिए ये इतना वाला सेट आपका पूरा किसका है, रैशनल का है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो इंटीजर होता है वो Q का सबसेट होता है। तो इसी के अंदर, इन्हीं रैशनल नंबर के अंदर हो सकता है कहीं पर आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी है, ठीक है। अब देखो इस इंटीजर्स के अंदर वो सारे नंबर आगे जहाँ पे Q कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हम जो आपका रैशनल नंबर है इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आपका Q = 1 हो जाएगा उस केस में आपके सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब हमें फर्दर ये भी पता है कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है, वो इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। तो हो सकता है इसी के अंदर आपका क्या आ जाए, हो सकता है ना, मतलब इसी के अंदर आपके क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वेन डायग्राम के थ्रू चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या जान ली, ये जान ली कि किस तरह से हम सेट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि एक और बॉक्स बनाया है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर एक सेट ले लिया आपका, जो आपका मेन सेट है वो है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फिर मैंने सेट ए बना दिया आपका वॉवेल्स का, यानी कि AEIOU, ठीक है। अब बी बना दिया आपका कंसोनेंट्स का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, AEIOU को छोड़कर, ठीक है, सारे क्या आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेट में आपका जो पूरा सेट है वो एक्स हो गया, इसके अंदर ABCD ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा आप किसका बना सकते हो, ए का बना सकते हो, जिसके अंदर AE, मुझे कॉमन नहीं देना चाहिए, AEIOU, ठीक है, डॉट्स देते हैं इनको, AEIOU, और बाकी चीज़ें जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, ऐसे बहुत सारे जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं को ज़रा कुछ हम ऑब्जर्व करके कुछ ऑपरेशन आपको बताते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि हमने कोई यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है या फिर कुछ डिस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हमसे सिंपली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ऑपरेशन क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड करना होता है, इस तरह से, है ना। वैसे ही सेट्स के ऊपर भी एक तरह से एडिशन, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये चीज़ें जो है सेट्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन सेट्स के अंदर जो है हम इस तरह से ऑपरेशन नहीं लगा सकते जिस तरह से नंबर के ऊपर लगाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 2 को जोड़ा जा सकता है 4 में, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी तो आते हैं सेट्स के अंदर। अब ए को तो आप बी में तो नहीं ऐड कर सकते, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप सेट्स की बात कर रहे हो तो इसके अंदर स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल देखा था स्कूल का और क्लास 11th का। तो क्या आप 2 स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो A+B नहीं कर सकते, राइट। वो चीज़ें तो हम नंबर्स पे कर सकते हैं। तो सेट्स के अंदर अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपका यूनियन। तो पहला हमने क्या कहा, यूनियन ऑफ सेट। जैसे प्लस होता है ना नंबर के केस में, वैसे ही सेट्स के अंदर यूनियन होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है ये। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यानी क्या, ए और बी का यूनियन का मतलब होगा कि एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था ना, यहाँ पे लिया था ए और बी लेते हैं, ठीक है। तो ए आपका क्या था, ए था आपका 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और बी था आपका
ऑड नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 9। अब यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन को सबसे पहले डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, यानी इस तरह से ए बीच में लगाएंगे यू बी विच इज इक्वल टू, जिसके अंदर क्या आएंगे, ए के भी एलिमेंट आएंगे बी के भी आएंगे, तो ए यूनियन बी यानी क्या, ए के सारे लिख दो 2 4 6 8 10, फिर बी के भी लिख दो 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ये कौन सा सेट बना इस केस में देखा जाए तो, इस केस में देखा जाएगा तो ए को 2 4 6 8 10 और बी 1 3 5 7 9, इन दोनों को जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास एक्स मिला, यानी कि पूरा सेट मिला हमारे पास, ठीक है। तो ये यूनियन का मतलब होता है। यूनियन में दूसरी बात कि अगर कोई रिपीट भी हो सकते हैं एक दो एलिमेंट, जैसे कि अगर मैंने ए ले लिया, मान लीजिए आपका है 2 4 6 और बी ले लिया मैंने आपका 2 4 5, ठीक है ना। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यानी कि इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा। देखो सबसे पहले ए के लिख दो 2 4 6 और फिर बी के लिख दो, 2 तो आ चुका है ऑलरेडी, 4 भी आ चुका है तो 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने दो बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो सेम है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ओके। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि हमारे पास जैसे कि कोई टीम है, ओके, ए टीम है, ए टीम के अंदर 3 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई एक राम है, श्याम है और गीता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर गेम है, तो इन तीनों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और दूसरा गेम बी है, इसके अंदर राम, मान लीजिए राहुल और कोई दूसरा सीता, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट निकालना चाहती हूँ जहाँ पे बच्चों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, ओके। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, यानी कि मुझे बस उन बच्चों का नाम चाहिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, गेम ए में किया है, बी में किया है, सी में किया है, वो नहीं, बट पार्टिसिपेट किया है, चाहे ए में चाहे बी में। तो क्या आ जाएगा, एक राम आ जाएगा, ठीक है, श्याम आ जाएगा, गीता, अब फिर से वापस से रिपीट, राम तो नहीं लिखेंगे नाम क्योंकि राम तो एक ही इंसान है, ठीक है, एंड देन राहुल और सीता। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे चीज़ों को एज अ एलिमेंट, उनका एक आइडेंटिटी है, उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। सेट के अंदर ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यूनियन ऑफ सेट आप समझ चुके होंगे कि हम क्या करते हैं, किसी एक सेट का और किसी दो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बस एक ही जैसे बाल्टी में डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज यूनियन ऑफ सेट। अब मैं आपके सामने जो है 3 इमेजेस रखती हूँ, ये वेन डायग्राम्स हैं। यहाँ पे ये सेट ए है, सेट बी है, मान लीजिए, ठीक है, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी और ये अंदर वाला मान लीजिए ए, ये बाहर वाला बी, ठीक है। इन सब का क्या मीनिंग है, यहाँ पे यूनियन का क्या मीनिंग है, ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए लिया था हमने 2 4 6 8 10, बी लिया था 1 3 5 7 9, इन दोनों को यूनियन किया तो हमको ए यूनियन मिला 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इस चीज़ को हम वेन डायग्राम को वेन डायग्राम के फॉर्म में ऐसा देख सकते हैं, ये ए और ये बी। इसका क्या मतलब है कि ए के अंदर 2 4 6 8 10 ये 5 एलिमेंट थे, और बी के अंदर 1 3 5 7 9 ये 5 एलिमेंट थे। और इनका सेपरेट होने का ये मतलब था कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे, ठीक है। तो ये ए का एकदम सेपरेट ग्रुप था, बी का एकदम सेपरेट ग्रुप था। तो ये आपका एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे ए और बी जो है इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन जब हमने यूनाइट किया तो ये सारा ए जो है कवर हो गया और ये सारा बी भी क्या हो गया, कवर हो गया। तो जब आपने ए यूनियन बी लिया तो इसके भी एलिमेंट आ गए और इसके भी एलिमेंट आ गए, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल सी वाला।
C इज इक्वल टू 1,3 और B इज इक्वल टू 13579। ठीक है, यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल टू 1,3 और B इज इक्वल टू 13579। अब इसमें क्या है, अभी इस वाले एग्जाम्पल में खास क्या बात है कि ये जो C है ये टोटली इस B के अंदर है। ठीक है ना, यानी कि C किसका सबसेट है, B का। तो अगर यहाँ पे हमने A और B लिया है, ठीक है, अब A नहीं लेते हैं, अब इसको हम C लेते हैं और ये बाहर वाला B लेते हैं। तो A के पास क्या है, C के पास क्या है, 1 और 3। अब B के पास क्या है, 1 और 3 तो ऑलरेडी इसी के अंदर है, इसी के अंदर है ये, फिर एक्स्ट्रा 5, 7 और 9। तो इस B के पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 और C जो है इसी के अंदर लाई कर रहा है जिसके पास 1 और 3 है। तो जब आपने यहाँ पर C और B को मिक्स किया, C यूनियन B निकाला, तो आपके पास क्या आया, इन दोनों को यूनाइट कीजिए तो 1, 3 और फिर इसको, इसके एलिमेंट लिखिए, 1, 3 रिपीट हो रहे हैं तो इनको एज इट इज़ लिखिए, 5, 7, 9। यानी क्या, जब आपने C और B को यूनाइट किया तो आपको B यानी कि बड़ा वाला सेट मिला। मतलब अगर कोई C जो है वो B का सबसेट है, कोई A B का सबसेट है, उस केस में क्या हो जाता है, आपका जो बड़ा वाला सेट है वो आपका यूनियन के बराबर आ जाता है। बात समझ में आई होगी आपको कि अगर यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि A यूनियन B किसके बराबर आ जाएगा, जो बड़ा वाला सेट है। आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे और आप समझ भी आ गया होगा। अब तीसरा केस कौन सा, जो मैंने यहाँ पे लिया था, राम श्याम गीता और राम राहुल सीता। ठीक है, अब एक सेट है जिसमें राम श्याम गीता है, दूसरा है जिसमें राम राहुल सीता है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये A सेट था, ये B सेट था, इसके अंदर यहाँ पे एक राम स्टूडेंट जो है वो A में भी है और B में भी है। इसके अलावा A के पास क्या है, श्याम है और गीता है। अब B के पास राम के अलावा क्या है, राहुल है और सीता है। ठीक है, तो इनका यूनियन क्या हो गया, इनका यूनियन ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है ना, तो आपने ये देखा, जब आपने A यूनियन B किया यहाँ पे, A यूनियन B, तो ये जो राम वाला हिस्सा है ये एक ही बार आया। ठीक है, तो ये यूनियन का कॉन्सेप्ट है। तो यूनियन के केस में आपके दो सेट में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, और कई बार ये भी हो सकता है कि एक सेट दूसरे के अंदर हो, तो जो बड़ा वाला सेट होगा वही यूनियन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनियन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे C यूनियन B है। ठीक है, तो C यूनियन B क्या आ गया, बड़ा वाला सेट, ये पूरा B आ गया। अब यूनियन की कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, क्योंकि अब आपको इतना काफ़ी समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी भी आप आसानी से समझ लोगे। ठीक है, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी कि देखो, जैसे ये A यूनियन B किया तो ये पूरा वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, और चाहे B यूनियन A करो, सेम ही तो बात है। ठीक है ना, अगर आप A यूनियन B करते हो तो भी 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9 ही आएगा, और चाहे B यूनियन A करो तो भी क्या आ जाएगा, तो भी तो सेम ही आएगा, बस ऑर्डर ही तो चेंज होंगे एलिमेंट्स के, और ऑर्डर तो मायने करता है नहीं सेट्स के अंदर। ठीक है, तो सेम सेट आपको मिलेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, अब आपको होगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि बहुत सी ऐसे ऑपरेशंस हैं जो इस लॉ को होल्ड नहीं करते हैं। इस लॉ को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है ना, तो बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जो कम्यूटेटिविटी को होल्ड नहीं करता। जैसे नंबर्स के केस में 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, सेम ही बात होती है। लेकिन माइनस के केस में तो नहीं होता, 2 - 3 और 3 - 2 ये तो बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है और यहाँ पे नहीं होता है। वैसे ही सेट्स के अंदर इस वाले में यूनियन के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है।
सेकेंड हम जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि इसमें 3 सेट आते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या कह रहा है ये, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि चाहे आप सबसे पहले अगर 3 सेट हैं, ठीक है, तो 3 सेट का कैसे आप यूनियन करोगे, तो चाहे आप पहले ए और बी सेट का यूनियन करो, फिर जो है सी उसमें डाल दो, या फिर पहले बी यूनियन सी करो और उसके साथ ए का यूनाइट कर दो, तो सेम ही बात है, ठीक है। यानी क्या कि ए बी सी, ए बी सी यूनियन यूनियन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो बस ब्रैकेट चेंज कर सकते हो, आपने पहले ए और बी को यूनाइट किया फिर सी के साथ, या फिर ए ले लिया और फिर बी और सी का यूनियन उसके साथ कर दिया, ठीक है। तो दोनों का क्या मतलब है, सेम ही होता है, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ध्यान में रहे कि एसोसिएटिव लॉ में को होल्ड कराने के लिए कम से कम आपके पास 3 सेट तो होने चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। अब इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि हमने थर्ड वाले को समझा, कि आपका जो एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है वो हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है। पहली बात, एम्प्टी सेट के पास कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ है नहीं तो ए के साथ यूनाइट करोगे तो ए ही आएगा। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि एम्प्टी सेट जो है वो ए का सबसेट होता है, और अभी हमने देखा कि जब ए किसी भी सबसेट का और उसके सुपर सेट का यूनियन करते हो तो सुपर सेट आंसर आता है, यानी कि एम्प्टी सेट, और ए किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन मैं समझती हूँ कि फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये भी बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली आपने सेम सेट लिया है और सेम सेट के साथ यूनियन करोगे तो आपको सेम सेट ही मिलेगा, है ना। एलिमेंट्स थोड़ी ना रिपीट करोगे, सेम ही बात है, ठीक है। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये भी बहुत जगह होल्ड नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं होती है, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं, ठीक है। फिर आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यूनिवर्सल सेट को यू से या फिर एक्स से, इस चीज़ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में यू से किया है तो हम यू लिखेंगे। तो ऑब्वियसली ए यू का क्या है, सबसेट है, तो जब यूनाइट करोगे तो क्या होगा, बड़ा वाला सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन।